नमस्कार, मैं डॉक्टर रुक्मणी मीना, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज हम बीए पार्ट 3 पेपर फर्स्ट के टॉपिक प्राकल्पना, अर्थ, प्रकार एवं निर्माण प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने सामाजिक अनुसंधान एवं सामाजिक सर्वेक्षण को समझा, उसको पढ़ा और जाना। लेकिन सामाजिक अनुसंधान के लिए प्राकल्पना का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी समस्या के चुनाव के बाद अनुसंधानकर्ता समस्या के कार्य कारण संबंधों को जानना जरूरी हो जाता है। कार्य कारण संबंधों को जानने के लिए अनुसंधानकर्ता को पूर्वानुमान लगाना पड़ता है। समाज में कोई भी समस्या हो सकती है जिस पर अनुसंधानकर्ता शोध करना चाहता हूं, लेकिन उस शोध के पहले एक दिशा निर्देश हेतु उसे प्राकल्पना का निर्माण करना होता है। और प्राकल्पना कैसी भी हो सकती है, वो अनुभव के आधार पर व सामान्य ज्ञान दोनों के आधार पर हो सकती है। प्राकल्पना, यहाँ प्राकल्पना शब्द से ही स्पष्ट है। प्राकल्पना यानी पहले से ही कल्पना कर लेना। जैसे हम उदाहरण के तौर पे ये समझ सकते हैं कि जैसे भारत में बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति नामक समस्या का हम अध्ययन करना चाहते हैं, लेकिन इस समस्या का क्या कारण है, यह क्या कारण हो सकता है। तो जो कारण हम हमारे मन में या अपने चिंतन में उतारते हैं, वही उसकी प्राकल्पना कहलाती है। हम देखते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए हम भारत की बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति नामक समस्या का अध्ययन करना चाहते हैं। इस समस्या के कार्य कारण संबंधों के बारे में हम सामान्य ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर ये अनुमान लगाते हैं कि निर्धनता ही बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति का प्रमुख कारण है। इसीलिए निर्धनता ही हमारी समस्या की क्या होगी, उपकल्पना होगी। अब हम अपने अध्ययन में ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या निर्धनता और अपराध के बीच प्रगाढ़ संबंध है। क्या अपराध वहीं होते हैं जहां निर्धनता होती है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। ये हमारा पूर्वानुमान है कि भाई यदि कोई अपराध हो रहे हैं तो वहां उसका मुख्य कारण क्या है, निर्धनता। क्योंकि कोई भी समस्या होती है उसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उसमें से एक प्रमुख कारण होता है और उस प्रमुख कारण को हम जानने की कोशिश करते हैं और उसके बारे में हम कोई पूर्व चिंतन करते हैं या पूर्व कल्पना करते हैं, वही हमारी उपकल्पना होती है। अनुसंधानकर्ता का कभी भी ये उद्देश्य नहीं रहता कि वो प्राकल्पना को सही साबित करने में लगा रहे, क्योंकि यदि वो इसमें लगा रहता है तो वो वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कर पाता। इसीलिए अनुसंधानकर्ता प्राकल्पना को सही साबित करना नहीं चाहता, बल्कि वास्तविक तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक सत्य को ढूंढता है। प्राकल्पना निर्माण का उद्देश्य तो विषय से संबंधित तथ्यों को संकलित करना और शोधकर्ता का मार्गदर्शन करना तथा उससे अनिश्चय के अंधकार में भटकने से रोकना। इसका तात्पर्य है कि प्राकल्पना निर्माण का उद्देश्य ये होता है कि अनुसंधानकर्ता बिना किसी राह के कहीं भी चलते, उसके लिए एक दिशा निर्देश होती है प्राकल्पना। उसके आधार पर वो अपने अध्ययन को आगे बढ़ाता है और निश्चितता की ओर चलता है। तो हम यहाँ ये जानते हैं कि प्राकल्पना कहते किसे हैं, प्राकल्पना की क्या परिभाषाएं हैं, प्राकल्पना का अर्थ क्या है। क्योंकि समाजशास्त्र में विद्वानों में अनेक मतभेद होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ समाजशास्त्रियों ने प्राकल्पना की परिभाषाएं दी है। जैसे लुंडबर्ग के अनुसार एक प्राकल्पना एक काम चलाओ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि भाई प्राकल्पना एक काम चलाओ मतलब अनुसंधानकर्ता को आगे बढ़ाने में काम आती है, जो सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है। उसकी सत्यता की परीक्षा करना अभी बाकी है। इसी तरह से गुड्डे हार्ट के अनुसार प्राकल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए पीवी यंग के अनुसार एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है, कार्यवाहक प्राकल्पना माना जाता है। उक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है
कि प्राकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार, निष्कर्ष, कथन, सामान्यीकरण, अमूर्तीकरण, अनुमान या प्रस्तावना है जिससे अनुसंधानकर्ता अपनी शोध की समस्या हेतु निर्मित करता है और उसकी सत्यता की जांच करने के लिए आवश्यक सूचनाओं का संकलन करता है। एक प्राकल्पना विभिन्न चरों के बीच संबंधों को स्थापित करती है। प्राकल्पना सामाजिक अनुसंधान और खोज को आधार प्रदान करती है। यह हुई हमारी प्राकल्पना की परिभाषा। अब विद्यार्थियों से अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राकल्पना किसे कहते हैं? एक अच्छी प्राकल्पना की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ हम प्राकल्पना की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। प्राकल्पनाएं केवल ख्याली पुलाव तथा मीठे सपने नहीं होने चाहिए जिनका प्रयोग हम अनुसंधान में कर सके। एक उत्तम और उपयोगी प्राकल्पना में निम्नांकित विशेषताएं होनी चाहिए, क्योंकि प्राकल्पना ऐसी नहीं है कि अपनी रुचि या अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्राकल्पना का चुनाव करे, बल्कि प्राकल्पना ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें ठोस परिणाम प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विशेषता स्पष्टता, कि प्राकल्पना दो दृष्टि से स्पष्ट होनी चाहिए, एक भाषा की दृष्टि से तथा दूसरी अवधारणा की दृष्टि से। जो प्राकल्पना में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनके कार्य तथा विचार स्पष्ट होने चाहिए, वो भ्रम रहित होने चाहिए। प्राकल्पना में प्रयुक्त शब्द ऐसे हों कि दूसरे लोग भी उसको आसानी से समझ सके, क्योंकि दूसरे लोगों को उसको समझने में दिक्कत न हो। दूसरी विशेषता हम देखते हैं प्रयोग सिद्धता, कि प्राकल्पना में इस प्रकार की अवधारणा का उपयोग होना चाहिए जिसकी सत्यता की जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पर की जा सके। कि प्राकल्पना में किसी नैतिकता तथा आदर्श को प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अर्थात उसमें अच्छे और बुरे जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्राकल्पनाएं वास्तविक तथा वैज्ञानिक आधार पर जांच करने योग्य होनी चाहिए। इस प्रकार की आदर्शात्मक प्राकल्पनाएं जैसे दहेज हिंदू समाज पर एक कलंक है, संयुक्त परिवार वर्तमान परिस्थिति में अनुपयोगी है, जीव हत्या पाप है, दान देना अच्छी बात है आदि शोध की दृष्टि से अनुपयुक्त मानी जाती है। अगली देखते हैं विशिष्टता। एक प्राकल्पना को अध्ययन विषय के किसी विशिष्ट पहलू से संबंधित होना चाहिए। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्राकल्पना का परीक्षण करना कठिन होता है एवं उसका क्षेत्र भी विस्तृत एवं अनिश्चित होता है। ऐसी प्राकल्पना तथ्य संकलन की दृष्टि से अनुपयोगी होती है। अतः यह आवश्यक है कि उपयोगी अध्ययन के लिए हम विशिष्ट और छोटी छोटी प्राकल्पनाएं बनाएं जो हमें तथ्यों के संकलन में, शोध को व्यवस्थित करने में एवं निष्कर्ष निकालने में सहायता प्रदान कर सकें। फिर आगे देखते हैं कि उपलब्ध प्रविधियों से संबंध। एक अच्छी प्राकल्पना की विशेषता ये होनी चाहिए कि जो अनुसंधानकर्ता जिन प्रविधियों को काम में ले रहा है, जो प्रविधियां उसके पास है, उन्हीं के आधार पर प्राकल्पना का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि उसकी सत्यता की जो परख है उपलब्ध प्रविधियों के आधार पर ही हो सके। इसके लिए ये नहीं है कि उस अध्ययनकर्ता शोध के समय दूसरी नई प्रविधियों का प्रयोग कर सके, ऐसा नहीं है। तो प्राकल्पनाएं प्रचलित प्रविधियों की पहुंच में ही हों, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि हम प्राकल्पनाओं की जांच के लिए नवीन प्रविधियों का निर्माण नहीं कर सकते। वर्तमान में विभिन्न समस्याओं एवं प्राकल्पनाओं के अध्ययन हेतु वैज्ञानिकों ने अनेक प्रविधियों को जन्म दिया है। अगली है सिद्धांत समूह से संबंधित। प्राकल्पना का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्राकल्पना किसी सिद्धांत से संबद्ध होनी चाहिए। कई बार अनुसंधानकर्ता ऐसी प्राकल्पना का चुनाव कर लेता है जो स्वयं को रुचिकर लगती हो, वो आकर्षक लगती हो, किंतु सिद्धांत से संबद्ध नहीं होती। तो प्राकल्पना और सिद्धांत एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और विज्ञान के विकास के लिए प्राकल्पनाओं का निर्माण सिद्धांतों के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। अगली देखते हैं सरलता। एक उत्तम प्राकल्पना में सरलता का गुण भी एक होना आवश्यक है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि उसमें अनावश्यक रूप से अधिक कारकों को स्थान नहीं दिया जाए, बल्कि ऐसी स्थिति में प्राकल्पना जटिल एवं परीक्षण के अयोग्य हो जाती है। श्रीमती पीवी यंग का मत है कि जो अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या से पूरी तरह परिचित है
एवं सूझबूझ रखता है वह प्राकल्पना का निर्माण आसानी से कर सकता है। वह लिखती है, सरलता एक तेज धार वाला यंत्र है जो व्यर्थ की प्राकल्पनाओं तथा विवेचनाओं को काट भी सकता है। अतः इसे विलियम ओकम का उस्तरा कहा गया है। सरलता का यह अर्थ नहीं है कि प्राकल्पनाएं सामान्य जन के लिए भी बहुत गम्य हो। बहुत अधिक सरल प्राकल्पनाएं घातक भी सिद्ध हो सकती है। इसलिए अनुसंधानकर्ता को प्राकल्पना का चुनाव इस तरह से करना चाहिए कि वो सरल तो हो लेकिन एक सामान्य व्यक्ति की समझ से थोड़ा परे हो। आगे देखते हैं हम प्राकल्पना के प्रकार कि प्राकल्पना के प्रकार कितने हैं। तो सामाजिक तथ्यों, घटनाओं एवं समस्याओं की प्रकृति, अनुसंधान के उद्देश्य एवं तथ्यों के प्रकार के आधार पर प्राकल्पनाएं भी कई प्रकार की हो सकती है। विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार की प्राकल्पनाओं का उल्लेख किया है, किंतु यहाँ हम देखते हैं कि गुड्डे हार्ट उन्होंने 3 प्रकार की प्राकल्पनाओं का उल्लेख किया है। सबसे पहले अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित। अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित यह है कि व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर प्राकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मानव के सामान्य ज्ञान, तर्क, वाक्य, दैनिक जीवन के अनुभव, मान्यताएं, लोकोक्तियां, कहावतें, वक्तव्य, वार्ताएं तथा विश्वास पर आधारित होती है। जैसे उदाहरण के लिए सामान्यतः ऐसी कहावतें प्रचलित होती थी कि गंजा व्यक्ति धनवान होता है, पशुओं में सियार, पक्षियों में कौवा, मनुष्य में नाय तथा स्त्रियों में मालिनी चतुर होती है। ऐसी प्राकल्पनाओं का निर्माण ही समान तथ्यों की जांच करने का मुख्य बिंदु होता है। तो इसमें क्या है कि अनुसंधानकर्ता अपने अनुभवों के आधार पर भी किसी प्राकल्पना का निर्माण कर सकता है। दूसरा जो प्रकार है वो है जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित। इस प्रकार की जो प्राकल्पनाएं होती है ना, उनमें एक सामान्य तथ्य अथवा निष्कर्ष को पूर्वाधार मानकर अन्य तथ्यों की तर्कपूर्ण रूप से परीक्षा की जाती है। ऐसे प्राकल्पनाएं अल्पसंख्यक समूह तथा पारिस्थितिकी दशाओं से संबंधित होती है। ऐसी प्राकल्पनाओं में विभिन्न कारकों के बीच तार्किक अंतर संबंधों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, इसलिए इन्हें संबंधात्मक प्राकल्पनाएं भी कहते हैं। क्योंकि कार्य कारण जो संबंध है, क्योंकि कोई भी कार्य होने जा रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, उनमें आपसी संबंध होना चाहिए और वही संबंधात्मक प्राकल्पनाएं होती है। दुर्खिम ने अपनी प्रसिद्ध कृति जो आत्महत्या है उसमें संबंधात्मक प्रारूपों को विकसित किया था। जैसे उन्होंने कहा कि गांव की अपेक्षा नगरों में ज्यादा आत्महत्याएं होती है। इसी तरह से विवाहित और अविवाहित के बीच देखते हैं तो अविवाहित लोग ज्यादा आत्महत्याएं करते हैं, स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष ज्यादा आत्महत्याएं करते हैं। तो ये कॉमन सामान्य संबंध हो जाते हैं कि अगर इस तरह का है तो ये चीजें इस तरह से होंगी। तो इसके आधार पे प्राकल्पना का प्रकार का चयन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। कुछ प्राकल्पनाएं विश्लेषणात्मक चरों के संबंध से संबंधित होती है। कोई भी सामाजिक घटना अनेक कारकों का परिणाम होती है। कोई भी प्राकल्पना होती है या कोई भी घटना घटित होती है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से कोई एक कारक प्रमुख होता है। अन्य कारक तो क्या होता है, उसके सहायक कारक होते हैं। उदाहरण के लिए कि बाल अपराध के लिए मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतकार मानसिक विकृति और दुर्बलता को, तो वंशानुक्रमवादी बुरे वंशानुक्रम को उत्तरदायी मानते हैं। इस प्रकार की प्राकल्पना को कारणात्मक प्राकल्पना भी कहते हैं। इसमें यह ज्ञात किया जाता है कि यदि किसी एक कारक में परिवर्तन होता है तो वह किस सीमा तक दूसरे चर यानी दूसरे कारक को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए उत्तम फसल, उत्तम खाद, बीज, भूमि, पर्यावरण एवं पानी के पर्याप्त मात्रा पर निर्भर करती है। यदि इनमें से किसी एक कारक में परिवर्तन कर दिया जाए तो फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानने का प्रयत्न करना कारणात्मक प्राकल्पना है। तो इस तरह से हमारे पास प्राकल्पना की 3 प्रकार गुड्डे तथा हार्ट के अनुसार दिए हैं। हालांकि बहुत सारी और प्राकल्पनाएं हैं, जैसे सकारात्मक प्राकल्पना, नकारात्मक कथनों से संबंधित प्राकल्पना, शून्य कथनों से संबंधित प्राकल्पना, काम चलाओ प्राकल्पना, लेकिन हमारे लिए ये 3 प्राकल्पना